शाह फैसल कॉलोनी में पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पानी की किल्लत से मामूलाती जिंदगी मुतासर हो चुकी है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी नुमाइंदा भी। अभी आपको बताएं कि शाह फैसल कॉलोनी में पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, शहर कायद में पानी की बूंद बूंद को लोग जो हैं वो तरस गए हैं। चाहे कराची के पोश इलाका जात हो या पसमानदा इलाके हों, शहरी जो है वो पानी के लिए इंतहाई परेशान है। रोज़ाना के उमूर भी जो है वो मुतासिर होते हैं क्योंकि पानी की किल्लत है, पानी नलों में आता नहीं है, जिसके बाइस जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में मौजूद है और यहाँ पर भी जो है वो पानी की किल्लत के बाइस जो है शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं और साथ ही साथ जो है वो घरेलू उमूर भी मुतासिर होते हैं। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि किस तरह से पानी यहाँ पे नहीं आता तो किस तरह से आपके घरेलू उमूर मुतासिर होते हैं? बस यही मुतासिर होते हैं कि बेटा कि पानी तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पानी के अलावा भी गैस है, बिजली, सब चीज़ के बिल आ रहे हैं, लेकिन पानी या बिजली या गैस ये कुछ भी नहीं आ रहा है। इससे मकसद ये जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं इनके मकसद कुछ असर नहीं होता किसी भी चीज़ पर। जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो इंसान पैसा दे रहा है, सब चीज़ वो अवेलेबल तो हो चीज़, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है। बस बिलों पर बिल आते रहते हैं हर चीज़ के, और हम इतनी मुश्किलों से जैसे मैं अब बेवा औरत हूँ, लेकिन जिस तरीके से गुजारा कर रही हूँ ये अल्लाह को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने हज़ार एक कमरे में बैठे हुए और कोई ना कोई मशीनरी चीज़ें ना कुछ है, और इलेक्ट्रिक के बिल इतने भेजे जा रहे हैं। गरीब आदमी की तो बेस समझो वो उसको जीने का कोई हक ही नहीं रहा। बेहतर है कि वो मर जाए, लेकिन मरेगा अल्लाह ताला जब बुलावा है। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इन लोगों पे हम इतना इंटरव्यू या कुछ भी देते हैं लेकिन असर कुछ भी नहीं होता। मकसद हर चीज़ में इतने टैक्सीज नहीं है। आप ये देखें, पानी नहीं है मैं हमारे घर में ना लाइन वो है, लेकिन उसके बावजूद बिल बराबर आ रहे हैं, बिल बराबर आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, बिल बराबर आ रहे हैं, चाहे वो गैस का हो या बिजली का हो या, लेकिन यूज़ कम कर रहे हैं उसकी इतने हैं। इंसान कहाँ से अफोर्ड कर रहा है? मैं तो चले कह रही, लेकिन जो बच्चे वाले हैं जिनकी सैलरी है 25,000 वो कहाँ से अफोर्ड करें? पेट्रोल है वो तो इतना महंगा करा हुआ है, 10-20 हज़ार 10-10। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि जब पानी नहीं आता तो आप लोग जो है घर के काम किस तरह से करते हैं? जाहिर सी बात है खाना पकाने में भी पानी इस्तेमाल होता है, तो ये इस तरह के काम कैसे करते हैं? बाहर से यूज कर रहे हैं, वही वाली बात के बाहर से 2-2,500 रुपए तो पानी का महीना है। उसके अलावा यानी बिलों में ही पैसे जा रहे हैं, यानी घर के अखराजात में बस अल्लाह ताला उसने वादा किया कि खाना वो खिलाता है, वो भूखा नहीं, उस मालिक का एहसान है। जिस तरीके से भी जिंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब बिल देखें 2,000 रुपये आप पानी के 2,500 पक्के रखा, अगर कोई मेहमान आ गया तो 2,500 और 2,000 तो मंथली चाहिए। और पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सबसे ज़्यादा इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं रही है। जिस तरीके से वो गुजारा कर रहा है, गरीब तबका तो बेचारा बिल्कुल ही निचला जो तबका है ना, जैसे बहुत सारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद है। मैं कहती हूँ कोई ऐसा हाकिम आए जो ये सहूलत देता है। क्या ऐसा मुल्क का यानी क्या फ़ायदा जिसमें हर चीज़ की मसले मसाइल और चीज़ें अवेलेबल नहीं हो? बस यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि पानी नहीं आता, कितने वक्त हो गया आपके इलाके में पानी का मसला है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि कंप्लेंट्स करी हैं आप लोगों ने? ये कंप्लेंट्स है, ये देखिए आप कंप्लेंट्स है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम जाते हैं वहाँ कंप्लेंट सुनते नहीं, बोल रहे हाँ आज दे देंगे कल दे देंगे, और एक हफ्ता 15 दिन चक्कर ही मारते रहो, हमारा पैसा भी ज़ाया होता। फिर आखिर में तंग आके लाइन बंद कर दी, क्या करें? घर में ज़रूरत है, ऊपर भी हम लोगों को घर में भी ज़रूरत होती है पानी की, ये थोड़ी की नहीं होती। कंप्लेन कर के परेशान हो गए हम, लेकिन वहाँ यही होता आप जाके उसके पास जाओ कोई नहीं सुनता। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद थे और इनका यही कहना है कि काफ़ी वक्त हो गया और यहाँ पे पानी की किल्लत यहाँ पे हो रही है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि हम कंप्लेंट्स करते रहते लेकिन फिर भी जो है वो पानी नहीं आता। मज़ीद जो है यहाँ पे और भी इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जी अंकल ये हमें ये भी बताइएगा कि कितनी दफ़ा आप लोगों ने कंप्लेन करी है और इसके अलावा जो है कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ पे कोई आता नहीं है, और जब पानी नहीं आता तो जाहिर सी बात है घर के काम भी मुतासिर होते, तो कैसे क्या करते हैं? पानी आएगा, एक बार आए गंदा पानी दे देंगे, 15 दिन 20 दिन के बाद फिर सफाई करो, फिर आया, फिर 15-20 दिन के बाद पानी गंदा, उससे क्या फ़ायदा? ये सर ऐसे जब एंट्री हो जाए आपके पास बिल लेके जा रहे हैं, पानी साफ़ नहीं है। होता क्या है, ये लोग वहाँ बैठे हुए कलम चलाते हैं, वही हाँ आज आ जाएगा, आज के बाद आता ही नहीं, 15-20 दिन पानी नहीं आता।
आगे जाके ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, उनको पानी सप्लाई करते हैं, वाल बंद करके उनको देते हैं। और यहाँ पर सारे हैदराबाद में पानी कम नहीं के, अब ऑफिस में जाके लाइन लगी रहती है, लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं होता। जी बिल्कुल, शाह फैसल के इलाका मकीन जो है वो पानी की किल्लत के बायस शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। घरेलू उमूर भी जो है वो पानी की किल्लत के बायस जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हम मुतअद्दिद बार कंप्लेंट्स कर चुके, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं होती। इस इलाके में जो है वो पानी की किल्लत का मसला काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद है। जी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया है। ऐमा खान हमें तफसीलात से आगाह करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में बीआरटी बसों का कानून बन गया। सिंध असम्बली के मंजूर करदा बिल पर गवर्नर सिंध ने दस्तखत किए। नए कानून में बीआरटी बसों के मुतालिक कावानीन शामिल हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा, कैसा कानून बन गया है? जी देखिए, ये सिंध असम्बली ने एक बिल मंजूर किया था जो गवर्नर सिंध को भेजा गया था। ये बिल है प्रोविंशियल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें प्रोविंशियल मोटर व्हीकल एक्ट जो 1965 है उसमें तरमीम की गई थी, क्योंकि अब कराची में या सूबा सिंध में बीआरटी रेड लाइन्स बन रही हैं और नई बसें आ रही हैं। तो तरमीम के मुताबिक बीआरटी बसों में माजूर और खुसूसी अफराद के लिए नशस्तें मुख्तस की जाएंगी और उन पे अमल न होने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। बीआरटी बसों में सफर के दौरान 5 साल तक के बच्चे से किराया वसूल नहीं होगा। बीआरटी बसों में दाखिला और अफराद के लिए मुख्तस दरवाजों की इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा। दौरान सफर कॉरिडोर या बस स्टॉप पर सिगरेट नोश पान या नस्वार या इस तरह की कोई भी नशावर चीज खाने पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा। तो ये कानून जो सिंध असम्बली ने मंजूर किया था, गवर्नर सिंध को भेजा था, आज गवर्नर सिंध ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए, तो अब ये कानून की शक्ल में आ गया है और अब ये लागू हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आजिज जमाली। जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। मेहमान टीम सीरीज खेलने के लिए कराची पहुंची है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और मेहमान टीम सीरीज खेलने के लिए कराची पहुंची है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार टीम का इस्तकबाल भी किया गया है। गुलशन इकबाल नज़ारा खाना में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी के बाइस मुतादिक खस्ता हाल मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजूहात फौरी सामने नहीं आ सकती हैं। मजीद बात करेंगे, शाहजेब हुसैन वहां पर मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गुलशन इकबाल के करीब नज़ारत खाने में मौजूद हूँ, जहाँ पुरानी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और इसी तरीके से उनके औजार जो है वगैरह पड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर जो है आज सुबह सवेरे आतिशज़दगी की इत्तला मिली। फायर ब्रिगेड की पहले एक गाड़ी रवाना की गई, लेकिन मज़ीद गाड़ियाँ तलब करते हुए मज़ीद 2 गाड़ियों को यहाँ पर तलब किया गया और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मिलकर इस आग पर काबू पा लिया गया है। ये बताएगा फायर अफसर हमारे साथ मौजूद है कि यहाँ पर आग लगने की वजूहात सामने आ सकी हैं क्या? यहाँ पर कई दफ़ा आग लग चुकी है और आग लगने की वजह तो मालूम होती नहीं है, क्योंकि नज़ारत तकरीबन 2-3 साइड से ओपन है, खुला हुआ है। तो आम लोगों की आमदोरफ्त यहाँ पर है। अब आग किसी के सिगरेट पीने की वजह से लगी या किसी कोताही की वजह से लगी, ये पूरी तरह पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम पहुँचते जाए ऐसे पर वहाँ आग लगी होती है, हमारा काम होता है फिर आग बुझाना। तो आग लगने की वजह पता नहीं हो सकी। और दूसरी तकरीबन जो आग लगी उसके तकरीबन 100 के करीब बाइकें इसमें जली हैं और बाकी सैकड़ों की तादाद में बाइकें खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बचा लिया गया। जी बिल्कुल, जो आतिशज़दगी की वजूहात है वो सामने नहीं आ सकी हैं, जबकि बताया जाता है कि नज़ारत खाने में मौजूद जो पुरानी मोटरसाइकिलें थी, गाड़ियाँ थीं, उनको नुकसान पहुँचा है। ताहम आग लगने की वजूहात जो है देख रहे हैं कि क्या वजूहात हैं उसकी, फिर उसके बाद उसकी तहकीकात की जाएंगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में ट्रेन शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली गाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार हैं। हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से जानते हैं कि आज कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो लेट पहुंचेंगी। आदिया, बताइएगा।
बिल्कुल, महकमा रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों के हवाले से अगर बात करें तो शेड्यूल आज भी मुतासिर है और कई गाड़ियां जो हैं वो घंटों ताख़ीर के साथ कराची पहुंच रही हैं। सबसे ज़्यादा ताख़ीर का शिकार कराकरम एक्सप्रेस से, जो कि तकरीबन 5.5 घंटे की ताख़ीर से पहुंचेगी। कुछ देर कबल मेरे राइट साइड पर आप देखिएगा, ये मिल्लत एक्सप्रेस जो है ये भी अभी पहुँची है और मिल्लत एक्सप्रेस भी अपने टाइम से ताख़ीर से ही पहुँची है। बात करें कितने घंटे ताख़ीर से आई तो तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर से मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो कराची कैंट स्टेशन पर पहुँची है। दीगर के हवाले से बात करें तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अब तक तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। कराची एक्सप्रेस भी तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा बहाउद्दीन ज़करिया कराकरम एक्सप्रेस के बाद ताख़ीर का शिकार है, यानी कि कराकरम एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा घंटे की ताख़ीर का शिकार है, जो कि 5.5 घंटे है। और इसी तरह जो है बहाउद्दीन ज़करिया तकरीबन 4.5 घंटे की ताख़ीर से आ रही है। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस तकरीबन 2.25 घंटे की ताख़ीर से आएगी, जिसमें 2 घंटे 43 मिनट का टाइम बताया गया है। इसके अलावा जो है रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 1.5 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। तो दीगर गाड़ियाँ जो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची हैं वो भी तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे की ताख़ीर से ही कराची आई हैं और ये शेड्यूल रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुतासिर हो रहा है। इसकी वजह जो है मौसम की ख़राबी, क्योंकि अगर बात करें पंजाब की साइड पर तो कुछ कल जो है वहाँ बारिश हुई थी, लेकिन मौसम जो है वो बेहतर है और मुमकिन तौर पर इसकी बड़ी वजह जो है वो सिंध का ट्रैक हो सकता है, क्योंकि अमूमन सिंध के ट्रैक से गाड़ी जो है वो लेट जाती है, क्योंकि उस ट्रैक पर जो है बहुत सारे मसाइल हैं। स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अलबत्ता लाहौर के या जो पंजाब साइड पर जाने वाला ट्रैक है वो कदर बेहतर है। जी, बहुत शुक्रिया आदिया नाज। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर की बलाई गुजरगाहें खंडरात में तब्दील होती जा रही हैं। पंजाब चौरंगी से बोर्ड बेसन जाने वाली सड़क पर मौजूद बलाई गुजरगाह भी खस्ता हाली का शिकार है। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, कराची की बेशतर बलाही गुजरगाहें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं और इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ सड़क पर, जो कि पंजाब चौरंगी से बोर्ड बेसन की जानिब जा रही है। यहाँ पर भी एक बलाई गुजरगाह मौजूद है, लेकिन ख़तरनाक सूरत हाल ये कि इस बलाई गुजरगाह पर जो है वो हिफाजती ग्रिल बिल्कुल गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं। फरमाइएगा, हिफाजती ग्रिल हम देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कितनी मुश्किलात होती है? बहुत मुश्किलात है। ये मेरे साथ बच्चे, मैं इनको लेके आ गए, गिर गए, हवा है, फिसल गए, तो इनका जिम्मेवार कौन है? गवर्नमेंट को चाहिए इतना वो करे तो इसमें बुजुर्ग भी जाते, लेडीज भी जाती है, हर बंदा जाता है, लेकिन हवा है, किसी का पाँव फिसले कहा जाएगा सड़क के ऊपर, इसका कौन जिम्मेवार है? तो जो ग्रिल है आप क्या समझते हैं किसने ये हाल किया है? ये बनाने वालों ने बनाई है, पीछे बिगाड़ने वालों ने बिगाड़ी। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इनके साथ बच्चे भी हैं, हवा हो सकती है, चंद लम्हों की गफलत किसी भी इंसानी जान के ज़िया का पेशखेमा जो है वो साबित हो सकती है। और जब ये बालाई गुजरगाह की सूरत हाल ये और हम ये देखते हैं कि सड़क भी पार नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जो है हमेशा मौजूद रहती है। शहरी इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि इस ब्रिज की जो है जल्द अज जल्द फिलफौर मरम्मत की जाए। जी नाज़रीन, कराची में इतवार के दिन हलवा पूरी का नाश्ता रिवायत बन गई है। हर घर में हलवा पूरी के नाश्ते का एहतमाम होता है। इस वक्त भी शहरी दुकानों पर लंबी कतारों में लगे हैं। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी अक्सा। जी बिल्कुल, जैसा कि इतवार को जो है वो हमारी एक रिवायत है कि हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो बड़े शौक़ से किया जाता है। इतवार के दिन जो है शहरी जो है वो आराम से देर से सो के उठते हैं और फिर जो है वो हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। कुछ शहरी जो है वो घर में बनाते हैं और जो है कुछ दुकानों पे जो है वो लंबी कतार लगा के जो है वो इंतज़ार करते हैं कि उनकी बारी है। इस वक्त भी आपको मेरे रकम में जो है वो मज़ेदार से जो है वो यहाँ पर धुएँ उठ रहे हैं और जो है एक बना रहा है हलवा पूरी, तो एक जो है वो पैकिंग करके लोगों के ऑर्डर पूरा कर रहा है। यहाँ पर लोग भी जो है वो कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं। बताइएगा कि इतवार का दिन जो है वो क्या प्लानिंग होती है आपकी? एक्चुअली इतवार का दिन जो होता है वो ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द रूटीन वाला दिन होता है, जिसमें आपके रूटीन के अलावा चीज़ें होती हैं। उसमें दिन की शुरुआत नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, फैमिली गेट टुगेदर होता है। तो आई थिंक हलवा पूरी इज़ अ गुड वे टू एंजॉय द हॉलीडे। यकीनन आप जो है वो ये बच्चे जो है वो बेकरी का आइटम ज़्यादा पसंद करते होंगे, है ना? आई थिंक वो उसमें ये होता है कि पूरीज़ के साथ हलवा खा लेते हैं, तो चना एंड तरकारी नहीं होती, बट इट्स द होल पॉइंट इज़ coming together as a family, enjoying the day out. That's the point. Thank you. बिल्कुल, यकीनन जो है वो बच्चे जो है वो क्योंकि फास्ट फूड की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान होता है, लेकिन जो है वो अब भी कहीं ना कहीं जो है वो हलवा पूरी जो है खाई जाती है और हर घर में जो है वो लाजमी जो है इतवार के दिन जो है हलवा पूरी का नाश्ता किया जाता है। जी। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी ने शोबा कानून में PhD की डिग्री हासिल कर ली है। उन्होंने 2018 में MPhil शुरू किया था।
इस कामयाबी के हवाले से शर्मिला फारूकी का क्या कहना है, जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशि से, जो उन्हीं के साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक रुकने सिंध असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने जो है एक एजाज़ जो है अपने नाम कर लिया है। शोबा कानून में इन्होंने जो है PhD की डिग्री जामिया कराची, जो कि मादिरुल इल्मी जामिया कराची है और सूबा सिंध की सबसे बड़ी जामिया है, वहाँ से इन्होंने हासिल कर ली है। तो रहनुमा पीपल्स पार्टी से जानने की कोशिश करते हैं कि PhD की डिग्री हासिल करने में उन्होंने कितनी जिद्दोजहद की और अब जब डॉक्टर बनी है तो कितनी मुबारक बातें अभी तक समेट ली आपने। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग आए और आप लोगों की आमद भी मेरे लिए बहुत ही खुश आइंद है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो बड़ी खुशी होती है जब आपको मुबारकबादें मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 साल और 4 महीने बाद फाइनली एक प्रोसेस था कि थीसिस को सबमिट करना, रिसर्च वर्क को, फिर 2 इंटरनेशनल एग्जामिनर्स से उसको अप्रूव करवाना, फिर एक वाइवा होता है जिसमें आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ये क्यों लिखा, मुख्तलिफ वो हुआ और उसके बाद फिर फाइनली डिग्री अवार्ड हुई। बस एक तकलीफ़ है कि अब वालिद साहब नहीं रहे ये देखने के लिए कि फाइनली आई हैव गॉटन द PhD डिग्री, तो वो एक तकलीफ दे बात है। तो खैर हम अपने इंटरव्यू को इख्तिताम पर रखते हैं और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर शर्मिला फारूकी की ज़िंदगी जो है आपके लिए एक लेसन होगी, आपके लिए एक मिसाल होगी कि जिस तरीके से इन्होंने शोबे तालीम में, शोबे सकाफ़त में, अदाकारी में अपना नाम बनाया, इसके अलावा अब वकालत में, कानून में और थेरेपिस्ट भी रह चुकी हैं, पता नहीं क्या क्या रह चुकी हैं। तो एक शर्मिला और इतने सारे प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होना, तो ये हर एक के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और ये इनकी विक्ट्री है, इनके वालिदैन की काविशें हैं, इनकी ख़ुद की काविशें। तो रहनुमा पीपल्स पार्टी रुकने सिंध असम्बली, साबिक रुकने सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी, मंगोपुर में मौजूद दरगाह सखी सुल्तान बाबा के अहाते के साथ 200 मगरमच्छ मौजूद हैं जो शहरी मज़ार पर हाज़िरी देने आते हैं। वो मगरमच्छों को देखते भी हैं और उन्हें खाना भी खिलाते हैं। मज़ीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। जी नुमान। जी हाँ बिल्कुल, कराची में मज़ारात के हवाले से जो है हर मज़ार की एक अलग पहचान है और कराची में एक मुनफरिद पहचान का हामिल जो मज़ार है वो मंगो पीर का है, क्योंकि इस मज़ार के अहाते में मगरमच्छ मौजूद हैं जो कि इसके साथ जुड़े होते हैं। मेरे कैमरामैन हैदर आपको दिखा सकें तो मैं इस वक्त इन मगरमच्छों के बीच में मौजूद हूँ और मेरे चारों तरफ जो है ये पानी भी मौजूद है, पानी के बाहर भी मगरमच्छ बड़ी तादाद में बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पर मौजूद हैं और ये तकरीबन कोई 200 के करीब यहाँ पर मौजूद है और इनके जो है तमाम मज़ारात के साथ हैं। तो इसके तमाम मामला जो है वो यहाँ के जो इंतज़ामिया हैं, जो मुंतज़मीन हैं वो देखते हैं। पीर सज्जाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम इंतज़ामात को देखते हैं। सर मुझे भी बता दिएगा ज़रा ये मज़ार में जो ये मगरमच्छ हैं इनके हवाले से मुझे बता दिएगा ये तारीख़ क्या है और ये कैसे इतने सारे यहाँ मैक्सिमम 850-900 साल इसकी तारीख़ को मैक्सिमम चल रहे हैं। तो यहाँ पर लोग अकीदतमंद आते हैं, मीठा भी देते हैं, गोश्त भी दे देते हैं, तो इनको खिला देते हैं और ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि मीठा क्यों खाते हैं, तो मीठा इसलिए खाते हैं कि बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उनकी निस्बतें और रूहानियत का बहुत बड़ा एक सिलसिला है यहाँ पर। और क्योंकि ये मगरमच्छों को अगर यहाँ से लोग अकीदतमंद ऐसे ज़ायरीन भी हैं जब वो गोश्त दे देते हैं तो उसके हवाले से चल रहा है और बरकाती वालों के भी हम शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, एक यहाँ पर मगरमच्छ तो तकरीबन 200 के करीब है, तो इनकी खुराक का एहतमाम कैसे होता है? कितना तादाद में एक मगरमच्छ के लिए काफ़ी होता है गोश्त यहाँ? वैसे तो हमारे यहाँ अगर आप समझे कि अगर 10 किलो मगरमच्छ को गोश्त दिया जाए तो 6 महीने तक वो बर्दाश्त कर सकता है, मगर ऐसी कोई बजट नहीं है हमारे पास यहाँ। तो अपनी मदद आप ये सिलसिला चल रहा है और हाजी रफ़ीक परदेसी के शुक्रगुज़ार हैं, वो हमें गायें देते हैं। ठीक है। अच्छा, यकीनी तौर पर सज्जाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मज़ार के हवाले से बता रहे थे और बड़ी तादाद में शहरी भी यहाँ पर जो है वो ज़ियारत के लिए आते हैं और इन मज़ारात पर जो है जब हाज़िरी देते हैं तो उसके साथ साथ वो इन मगरमच्छों को भी देखते हैं और उसके बाद अगर कोई शख्स अपने साथ कोई गोश्त लाया या कोई मीठा लाया होता है तो वो इन मगरमच्छों में तकसीम भी किया जाता है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मंगू पीर सिर्फ हज़रत सखी सुल्तान रहमतुल्लाह के मज़ार और मगरमच्छों के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ के बाज़ार के लिए भी जाना जाता है, जहाँ हाथ के कड़ों समेत मुख्तलिफ ज्वेलरी और बच्चों के खिलौने भी मौजूद हैं। मज़ीद इसी पर जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से।
जी तो बिल्कुल इस वक्त मैं मंगो पीर सखी सुल्तान बाबा के मज़ार के अहाते में मौजूद हूँ। ये जगह जो है ना सिर्फ मज़ार और यहाँ के मगरमच्छ के हवाले से बल्कि यहाँ जो मार्केट लगती है उस हवाले से भी काफ़ी मशहूर है, जहाँ पे बड़ी तादाद में जब हाजरीन यहाँ पे आते हैं दरगाह में अपनी हाज़िरी देने के लिए, तो उसके बाद यहाँ की बाज़ारों का भी रुख करते हैं, जहाँ की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग लेके खुश भी होते हैं। और हमारे कैमरा मैन अगर हैदर आपको दिखा पाएँ कि यहाँ किस तरह की मुनफरिद चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ पे लोग जो हैं बड़ी तादाद में आके यहाँ पे चीज़ें लेके ख़रीद के जा रहे होते हैं, और कुछ लोग अपने घर वालों के लिए भी लेते हैं, अपने दोस्त अहबाब के लिए भी लेके यहाँ से जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हाथ से बनाई गई बच्चों के खिलौने से लेकर यहाँ पे तस्बीह जो है, उसके अलावा यहाँ पे जो ब्रेसलेट और भी जो लड़कियों के जो ज्वेलरी वगैरह भी है वो भी मौजूद है। और इस वक्त हम आपको दिखाएँ कि यहाँ पर कितनी मुनफरिद चीज़ें भी मौजूद हैं और हाथ से बनाए गए सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा क्या क्या चीज़ें आपकी दुकान पे मौजूद हैं और कहाँ से आती है ये सारी चीज़ें, और लोग यहाँ के क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं शौक़ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आइटम तो ज्वेलरी शॉप से और अक्सर गोल्डन मार्केट से और चाइना के आइटम ज़्यादातर यहाँ पे हमारे साथ जो है मौजूद है। और खिलौना वगैरह बच्चों की तकरीबन ऐसे कॉस्मेटिक्स सामान, आपको घड़ी वगैरह और परफ्यूम और तुम्हारा अल्लाह भला करे पायल वगैरह, आपको सब कुछ यहाँ पे दस्तयाब होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती, क्या ऐसी मखसूस चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं जो बाहर नहीं मिल पाती और लोग यहाँ से खुसूसी तौर पे लेके जा रहे होते हैं? जी अक्सर मंगो पीर के सबसे पुराने आइटम जो है ना वो यहाँ पे कड़े है ना, कि अक्सर जो है ना तकरीबन कड़े मिलते हैं, कड़े पे ज़्यादातर मशहूर है। दूसरी बात ये कि मशहूर तरीन जो है ना यहाँ पे अक्सर दूर दूर लोग से जो है ना पकौड़े के लिए आते हैं, और यहाँ पे मच्छी है, पकौड़ा और ये चीज़ें जो है ना आपको मशहूर मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा बहुत शुक्रिया। और यहाँ से हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ना सिर्फ यहाँ पे मार्केट में कुछ चीज़ें मिलती हैं बल्कि खाने पीने के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है। अगर हमारे कैमरामैन हैदर आपको दिखा पाएँ कि मंगो पीर के यहाँ के जो पकौड़े ये बहुत मशहूर हैं, लोग दूर दराज से यहाँ खाने आते हैं और खा के काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पकौड़ों के हवाले से मशहूर हैं वो सारे लोग आते हैं, खा के भी जा रहे होते हैं, ले के भी जा रहे होते हैं। यहाँ की चीज़ें भी इसी तरह लोग शौक़ से लेके जाते हैं। जी सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के ज़रिए तमाम और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के ताउन से 5वीं सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। पहले राउंड में तमाम टॉप सीड खिलाड़ी जीत गए हैं। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर 5वीं सिंध रैंकिंग स्क्वाश टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। जूनियर कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जूनियर। जहांगीर किस तरह देख रहे हैं, कितना एक बेहतरीन एक मौका है खिलाड़ियों के लिए परफॉर्मेंस देने का? जी जावेद भाई आपको पता है कि ये इस तरह के इवेंट पहले नहीं हो रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा स्टार्ट हुए। एक वक्त था कि जो है कराची और पेशावर का मुकाबला हुआ करता था, लेकिन बीच में जो है गैप आया जिसकी वजह से कराची के बच्चे पीछे हो गए, लेकिन इस कोशिश को दोबारा स्टार्ट किया गया। अब हर महीने तकरीबन एक मैच यहाँ पे होता है। इनसे जो है बच्चों को जो है स्कोप मिलेगा, आगे बढ़ने का चांस मिलेगा इंशाल्लाह। इस टूर्नामेंट की दिफाई चैंपियन वुमेंस कैटेगरी में निम्रा बतूल जो सिंध क्लब से खेलती हैं हमारे साथ मौजूद, मैं इनसे बात करें। निम्रा, दिफा करना है कितनी मुश्किल है, कर लोगी दिफा? मेरा नाम निम्रा है। मैं पिछली मरतबा स्क्वाश जीता था, चैम्पियनशिप जीती थी। इस बार मेरी मेहनत है कि मैं खिलाड़ियों के साथ अच्छा परफॉर्म करूं और इस बार भी मेरी कोशिश है कि मैं जीतूं। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। ताकि इतना मुश्किल गेम है स्क्वाश दूसरे खेलों से, इसमें बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है, जिसमें स्टेमिना भी बहुत चाहिए होता है। आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके हाथ के शॉट अच्छे होने चाहिए और आपको चाहिए होता है कि स्टेमिना मजबूत हो ताकि थको ना। नाजुक लोगों का काम नहीं है ना ये? जी। हमारे साथ और भी जूनियर बॉयज़ खिलाड़ी मौजूद हैं। क्या रहा मैच आज हुआ, मैच जीते हारे? मैं हार गया हूँ, जावेद के साथ था मेरा मैच और उसने मुझे शिकस्त। अच्छा आपके मैच हो गया है, कैसी तैयारी है या बाकी है? जी मेरा मैच अभी फर्स्ट राउंड हुआ है, उसमें मैं जीत गई हूँ। अब सेकंड राउंड है लाइबा खान के साथ, तो इंशाल्लाह उसमें अपना बेस्ट दूँगी। दो छोटे बच्चे बना, मैच हो गया है, बाकी है कौन सी कैटेगरी में हिस्सा ले? मैं अंडर 11 खेल रहा हूँ। सारे बच्चे यहाँ जमा हैं, जूनियर लेवल में मुकाबले हो रहे हैं। इनकी कोशिश यही है कि अच्छा खेलें ताकि रैंकिंग बेहतर हो। रैंकिंग बेहतर होगी तो पहले सूबे में फिर नेशनल लेवल पे ये सामने आएंगे और परफॉर्मेंस से ही पाकिस्तान का नाम दूसरे मुल्कों में जाके रोशन कर सकते हैं। जी रोशनियों के शहर में बिजली की आंख मचोरी ने शहरियों का सुख चैन छीन लिया। राम सवामी में कई घंटों की बिजली की बंदिश ने इलाका मकीनों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार।
आज बिल्कुल के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आता है या फिर तकनीकी खराबी आती है तो उसको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये भी है कि वो इलाके जहाँ पे बिजली की चोरी होती है वहाँ पर उन इलाकों की सूरत हाल देख के लोड मैनेजमेंट की जाती है, लेकिन इसके बरक्स कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की आँख मचोली का सिलसिला जारी है उसकी वजह से लोग परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राम स्वामी के इलाके में बत्ती कंपाउंड में। यहाँ पर भी जो है वो बिजली की आँख मचोली की वजह से यहाँ की जो मकीन है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, जानते हैं लोड शेडिंग की वजह से कितनी परेशानी है, एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, क्या कहेंगे आप? वह ऐलान तो नहीं होता इधर पे कोई, अपनी मर्जी से जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे गायब रहती है। 1-2 घंटे दे दी फिर 2-3 घंटे गायब, फिर 1-2 घंटे दे दी फिर 2-3 घंटे गायब। ये सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा, क्या परेशानी होती है जब लाइट चली जाती है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तो जब लाइट चली जाती है सर, ये जो है ना गैस का भी जो है ना लोड शेडिंग होती है, गैस भी 20-20 घंटे नहीं आती। हमें गैस सिलेंडर लाना पड़ता है, उससे भराई लाने पड़ती है, खाना पकाना पड़ता है। छोटे छोटे घर है, बच्चे परेशान होते हैं और बिल भी इतने भेज दिए इन्होंने 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? खुद खुशियाँ हो रही हैं, घर पे फाके हो रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान कोई इस बात का एक्शन ही नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन, जिनका कहना है कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब लाइट चली जाती है तो ख़वातीन बच्चे समेत जो यहाँ के मकीन हैं उनको शदीद मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। और इनका कहना है कि लाइट का जो है वो जाने का कुछ पता नहीं चलता। 2-2 3-3 घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग शदीद परेशान हैं। यहाँ के जो मकीन है उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात आसान हो सके। जी।